गुड मॉर्निंग लर्नर्स। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एम एकेडमी में। तो लर्नर्स चलिए आज शुरू करते हैं। कल का जो सीरीज हम शुरू किए थे, सीरीज 1 था कल का वीडियो, और कल आप सीरीज 1 के स्पोकन के सीरीज 1 में आपने देखा बहुत सारे कम से कम 3 स्ट्रक्चर्स कल हम डिस्कस किए थे। आज हम सीरीज 2 का और स्ट्रक्चर 4 नंबर लेकर आए हैं, क्योंकि कल हम लोग 3 स्ट्रक्चर किए थे और इसलिए आज हम चौथा स्ट्रक्चर लेकर आए हुए हैं। तो चलिए इस स्ट्रक्चर को आज हम लोग डिस्कस करेंगे और इसी के साथ आप बने रहिए वीडियो में। और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा, ताकि और भी लोगों को इससे बहुत कुछ सीखने को मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह सेशन। और आज भी स्पोकन के लिए बहुत सारे कंटेंट्स आपको मिलने वाले हैं और बहुत सारे आइडियाज़ और बहुत सारे स्ट्रक्चर्स आपको इस सीरीज में डिस्कस होगा। और मैंने वादा किया है कि आप इंग्लिश बोलेंगे तो बोलेंगे, बस इसे फॉलो करिए और प्रैक्टिकली इसका इस्तेमाल करिए अपने डेली के बोलचाल में। और भी अधिक सेंटेंस सोचिए इसके बारे में, ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो चलिए और हम सीखते हैं अगला सीरीज। और सीरीज 2 में इसी का सीरीज 2 और स्ट्रक्चर नंबर 4 हम लेकर आए हैं आपके बीच में। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं। देख लीजिए ये स्ट्रक्चर 4 है और इसमें जो है इसका मानदंड बड़ा बिगड़ गया है। तो थोड़ा सा हम अभी देख लेते हैं, 1 सेकेंड आप रुकिए और फिर हम देखेंगे। अब ठीक है। और अब हम बात करते हैं। तो स्ट्रक्चर्स आपके सामने हैं, देख लीजिए। 4 स्ट्रक्चर 4। और स्ट्रक्चर 4 क्या कह रहा है? तो कह रहा है कि वर्ब 1, देखिए इसमें वर्ब 1 पहले ही लगेगा, फिर फॉर लगेगा, फिर हुम या विच, दोनों में से कोई एक। अब हुम और विच कब लगाना है दोस्तों, ये हम आपको आज बताएंगे। और इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इसी में आपको समझना है कि क्या करना है। तो चलिए हम बात करते हैं, अभी आपको समझाते हैं। और इसको समझने के लिए आपको करना क्या होगा, हुम और विच को समझने के लिए क्या करना होगा। तो यहाँ नीचे आइए, नीचे देखिए, इसे हुम लिखा हूँ और यहाँ विच लिखा गया है। तो हुम का मतलब क्या है? फॉर लिविंग थिंग्स, यानी जितने जीवित वस्तु हैं, जितने जीवित लोग हैं, है ना, कोई भी जीवित चीज़ है तो उसके लिए हम हुम का प्रयोग करेंगे। और जितने नॉन लिविंग होंगे, नॉन लिविंग, देखिए यहाँ नॉन लिविंग, फॉर नॉन लिविंग, यानी जितने निर्जीव वस्तु हैं उसके लिए हम विच का प्रयोग करते हैं। तो याद रहिएगा, हुम किसके लिए है दोस्तों? तो हुम है आपके मेरे लर्नर्स, हुम आप इस्तेमाल करेंगे लिविंग थिंग्स के लिए, और विच किसके लिए इस्तेमाल करेंगे? नॉन लिविंग थिंग्स के लिए। याद रखिएगा, हुम फॉर लिविंग और विच फॉर नॉन लिविंग। यानी कोई भी निर्जीव वस्तु के परिप्रेक्ष्य में आप बात कर रहे हैं, उसके रिगार्ड में बात कर रहे हैं तो विच का इस्तेमाल, और लिविंग थिंग्स के रिगार्ड में बात कर रहे हैं तो हुम का इस्तेमाल करेंगे। अब चलिए शुरू करते हैं। और देखिए अब जो है आप समझ गए यहाँ पर कि V1 कब रहेगा। तो V1 शुरू में ही रहेगा, फिर उसके बाद फॉर लगाएंगे ही लगाएंगे सब में। और V1 है क्या? तो वर्ब का पहला रूप आपको पता है, गो, प्ले, रीड, ये सब मैं कई बार डिस्कस कर चुका हूँ। तो ये वर्ब का पहला रूप होता है और फॉर सब में रहेगा। अब हुम डिपेंड करेगा और विच डिपेंड करेगा कि वो वस्तु लिविंग है या नॉन लिविंग है, इसके अनुसार हम बोलेंगे। ठीक है ना, जब बोलते समय हमको पता चल जाता है कि हम किसके बारे में बोल रहे हैं। कोई आदमी के बारे में बोल रहे हैं, कोई लिविंग थिंग्स के बारे में बोल रहे हैं तो हुम करेंगे, और किसी निर्जीव वस्तु के बारे में, पंखा, टीवी, बेंच, कुर्सी, किसी के बारे में बात कर रहे हैं तो विच लगाएंगे, क्योंकि वो नॉन लिविंग है। अब चलिए एग्जाम्पल समझिए, ज़्यादा देर ना करते हुए। एग्जाम्पल फर्स्ट है आपके सामने, किसके लिए मांगे। जैसे आप कहते हो किसके लिए, तो ये स्ट्रक्चर जो है ना, किसके लिए, कोई भी चीज़ कहते हो कि किसके लिए हम कहते हैं कि हम किसके लिए करें, किसके लिए पढ़ें, किसके लिए खेलें, है ना, किसके लिए जाएं, किसके लिए रोएं, किसके लिए मरें, किसके लिए सोएं। तो ये सब चीज़ जो कहते हैं आप डेली बोलचाल में, उसके लिए इंग्लिश हम सोचने लगते हैं कि क्या बोलें इसके लिए। तो इसके लिए आपके सामने बहुत अच्छा फॉर्मेट है, जो आप अपने इंग्लिश के बोलने में बहुत सारा मदद ले सकते हैं यहाँ से। तो चलिए फर्स्ट देखिए, किसके लिए मांगे। जैसे कि कुछ आप मांगते हैं, कोई चीज़ को आता है, कोई मांग लो भाई, तो भाई हम किसके लिए मांगें, कौन किसके लिए मांगे, हमको तो जरूरत नहीं है, किसके लिए मांगो, यानी आस्क फॉर होम। यानी यहाँ हम किसके लिए, मतलब किसी व्यक्ति को डिनोट करना चाहते हैं कि हम किसके लिए मांगे। तो आस्क फॉर होम, किसके लिए, है ना, किसके लिए मांगे। मांगना का क्या होता है? तो आस्क होता है, आस्क फॉर का मतलब भी वैसे फ्रेजल वर्ब है, तो आस्क फॉर मांगना होता है। अब चलिए किसके लिए, किसके लिए मैंने आस्क मैंने पूछ दिया ना, मांगना या पूछना, तो वैसे ही वर्ब है, V1 है। अब करा सेकंड में देखिए, किसके लिए खेलें। अब किसके लिए खेले हैं दोस्तों, सेकंड नंबर। तो खेलना का क्या है? प्ले वर्ब है। तो प्ले देखिए मैंने कहा ना, स्ट्रक्चर में पहले V1 रहेगा, प्ले V1 है,
फिर फॉर का फॉर आ गया है यहाँ पर, और हुम का क्योंकि किसके लिए खेलें। अब यहाँ देखिए किसके लिए, अगर किसी टीम वूम के बारे में बात होगा तो नॉन लिविंग हो जाएगा, तो विच भी यहाँ लगा सकते हैं। लेकिन हम कह रहे हैं कि किसी व्यक्ति के लिए, किसी चीज़ के लिए, है ना, किसी व्यक्ति के लिए, व्यक्ति विशेष के लिए बात कर रहे हैं तो हुम, और अगर किसी टीम के लिए, किसी देश के लिए, किसी जिला के लिए अगर खेलना है तो वहाँ आप विच भी लगा सकते हैं, यहाँ विच भी लगा सकते हैं, है ना। तो आप विच भी लगा सकते हैं, यानी प्ले फॉर विच, प्ले फॉर हुम, किसके लिए मैं खेलूँ, है ना, या किसके लिए खेलूँ, किसके मतलब किसी विच और हुम दोनों यहाँ पर आ सकता है, क्योंकि इसमें कंसिडर है कि किसके लिए खेलें। वैसे ही आप देखेंगे नेक्स्ट यानी थर्ड नंबर आपके सामने है, और इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि आप क्या करें। तो ये कह रहा है कि किसके लिए पढ़ें। जैसे लोग कहता है यार पढ़ते नहीं हो, पढ़ो जरा खूब पढ़ो, तो आप गुस्सा में बोल भी देते हैं कि किसके लिए पढ़ें। तो किसके लिए पढ़ें तो क्या हो गया, रीड, देखिए पढ़ना का रीड है, और फॉर तो लगेगा ही लॉग, और होम यानी किसके लिए पढ़ें, मेरा कोई नहीं है, मैं किसके लिए पढ़ूँ, ऐसा भी हो सकता है। तो किसके लिए पढ़ें, है ना। फिर 4 नंबर यानी 4 नंबर देखिए आपके सामने, किसके लिए करें। कोई काम कोई कहता कि ये करो भाई करो, क्यों नहीं कर रहे हो, तो आप क्या कहते हो, डू फॉर होम, डू फॉर होम, किसके लिए करें। या कोई वस्तु चीज़ है, किसी चीज़ के बारे में आप कहते हैं कि किसके लिए करें, फैन के लिए करें, पंखा के लिए करें, लाइट के लिए करें, बेंच के लिए करें, तो उस केस में आप विच लगाएंगे। अगर किसी व्यक्ति के लिए कहना चाहते हैं कि किसके लिए करें तो डू फॉर होम, ध्यान से देखिएगा, डू फॉर होम, आई डू फॉर होम, डू फॉर होम आई, है ना। तो ऐसे कह सकते हैं कि डू फॉर होम, किसके लिए करूँ। फिर 5 नंबर देखिए, किसके लिए मरे। लोग कहते हैं ना, कह रहे हैं मर जाओ इसके लिए, है ना, या उसके लिए, मैं किसके लिए मर जाऊँ, तो भाई क्यों मरूँ, यही तो बात है कि किसके लिए मरें। तो किसके लिए, डाई फॉर हुम, डाई मतलब मरना, फॉर तो आपका स्ट्रक्चर में ये है, और V1 तो आपको पहले देना था, और हुम किसके लिए मरे, तो डाई फॉर हुम। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा कि ये जो फॉर्मेट है ये बहुत ही उपयोग है, यूज़फुल है इसका, और ये यूज़फुल हमारे बोलचाल में हमेशा होता है। और हुम का इस्तेमाल आप जब लिविंग थिंग्स होगा, और विच का इस्तेमाल जब नॉन लिविंग थिंग्स होगा, इसके लिए आप करेंगे। अब नेक्स्ट है आपके सामने स्ट्रक्चर। अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर है, देखिए ये बहुत ही कमाल का स्ट्रक्चर है आपके लिए। जैसे कब तक पढ़ें, अब इसको एग्जाम्पल के थ्रू आइए कि कब तक, ये इसमें फॉर्मेट आता है, इसका है हिंदी आपका कब तक, कब तक, ये आप देखे होंगे कब तक। अब ये देखिए कब तक एक फॉर्मेट है। आप बहुत सारा बात कब तक पर कहते हैं, जैसे कब तक जाएं, कब तक सोएं, कब तक बैठें, कब तक इंतजार करें, कब तक खेलें, कब तक पढ़ें, कब तक हंसें, कब तक रोएं, इतनी कब तक लड़ें, है ना, कब तक पढ़ें, कब तक तैयारी करें, इतनी सारी कब तक से जुड़ा हुआ सेंटेंस है। और जब कब तक की बात आती है तो हम फंस जाते हैं, स्टक कर जाते हैं, स्पोकन नहीं कर पाते हैं, कन्वर्सेशन नहीं कर पाते हैं। तो इसके लिए भी आपके पास एक तगड़ा फॉर्मेट है, आप इसका इस्तेमाल करेंगे और अपना स्पोकन को जरूर सुधारोगे। तो एग्जाम्पल समझिए, कब तक पढ़ें, ध्यान से समझिए, पहला ही है कब तक पढ़ें। तो देखिए हाउ लॉन्ग, इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखिएगा, हाउ लॉन्ग +2 + V1 मतलब वर्ब का पहला रूप, जो आपके ग्रामर के बुक में या ट्रांसलेशन के बुक में लास्ट में V1 V2 V3 दिया रहता है, वही है ये वर्ब। तो उसी का सिर्फ रूप, पहला ही रूप इस्तेमाल कर लेना है, जो पहला गो मन जाना, रीड मैंने पढ़ना, वही वाला। अब देखिए इसमें वर्ब क्या है, तो पढ़ना है। तो हाउ लॉन्ग तो लिखेंगे, देखिए स्ट्रक्चर में हाउ लॉन्ग लिखा हुआ है, तो यहाँ हाउ लॉन्ग लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है तो 2 लिख दिया, और फिर V1 यानी वर्ब का पहला रूप यहाँ लिख दिया, रीड। हाउ लॉन्ग टू रीड, हाउ लॉन्ग टू रीड, कब तक पढ़ें, हाउ लॉन्ग टू रीड, कब तक खाएं, हाउ लॉन्ग टू ईट। तो ऐसे ही आप बोलेंगे, बहुत सारे सेंटेंस बोलेंगे। अब सेकंड नंबर देखिए, कब तक चुप बैठें, हाउ लॉन्ग टू बी साइलेंट। टू बी क्या है, वर्ब का पहला रूप है, आप देखिएगा, बी मैंने होना या बैठना, कुछ करना, बी मतलब होना, होने के सेंस में। कब तक साइलेंट रहें मतलब कब तक बैठें, है ना। तो ये कह रहा है कि कब तक चुप बैठें, कब तक साइलेंट बैठें, है ना। तो हाउ लॉन्ग टू बी साइलेंट, कब तक इंतज़ार करें, हाउ लॉन्ग टू वेट, है ना। इंतज़ार का क्या होता है, वेट होता है। तो आप लर्नर्स सीखेंगे कि हाउ लॉन्ग टू वेट, कब तक इंतज़ार करें। अब देखिए कब तक खेलें, हाउ लॉन्ग टू प्ले, हाउ लॉन्ग टू प्ले, कब तक खेलें। आप खेलते खेलते उब जाते, कोई कहता और खेलो, भाई कब तक खेलें, हाउ लॉन्ग टू प्ले। फिर 5th नंबर देखिए, कब तक सोएं। अब कोई सोते सोते बहुत सोता है, भाई तुम सो जाओ, भाई कब तक सोएं, कितना सोएं, बहुत लेट हो गया है, तो कब तक सोएं। हाउ लॉन्ग टू स्लीप, तो स्लीप मतलब सोना, प्ले मीन्स खेलना, यानी हाउ लॉन्ग टू प्ले, हाउ लॉन्ग टू स्लीप, कब तक खेलें, कब तक पढ़ें। तो इस प्रकार आप बहुत सारे सेंटेंस आप फॉर्मेट मतलब उसका फॉर्म कर सकते हैं, कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, बना सकते हैं अपने भी दिमाग से, कब तक के फॉर्मेट पर, समझेंगे ना। जैसे कब तक हंसे, कब तक खाएं, कब तक टीवी देखें, है ना,
कब तक मोबाइल चलाएं, इतनी इस तरीके के बहुत सारे, हाउ लॉन्ग टू ऑपरेट मोबाइल, हाउ लॉन्ग टू वॉच टीवी, बहुत सारे ऐसे सेंटेंस आप बना सकते हैं जो कि कब तक के फॉर्मेट पर है, जो हमें बार बार मुश्किल करता है बोलने में, लेकिन ये अब आपके लिए आसान हो गया। और आज से मैं आशा करता हूँ कि आप अपने इंग्लिश को बेहतर कर पाएंगे बोलचाल में। अब चलिए नेक्स्ट फॉर्मेट हम आपके सामने लाते हैं, और नेक्स्ट फॉर्मेट देखिए 6, स्ट्रक्चर नंबर 6 आ गया आपके सामने। और इसमें क्या है तो देखिए WH वर्ड, ये बहुत ही जानदार है, शानदार है, और आपको स्पोकन के लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि ये अक्सर हम बोलते हैं, दिन भर में शायद कई बार बोल लेते हैं इसको, लेकिन हमें ध्यान नहीं रहता है इस बात का। तो चलिए इसका इंग्लिश भी सीखेंगे। अब इसमें क्या है, WH वर्ड प्लस एल्स, देख लीजिए इसे एल्स पढ़ते हैं दोस्तों, एल्स, और यह WH वर्ड। WH वर्ड में आपको मैं कई बार बता चुका हूँ, वाट, वेयर, हाउ, वाई, व्हेन, ये सब क्या होते हैं, WH वर्ड होते हैं। तो WH वर्ड प्लस एल्स का इस्तेमाल किया जाता है, और ये फॉर्मेट क्या होता है, तो और क्या, और इसमें रहता है और क्या, और कैसे, और क्या, क्यों, और कहाँ, और कब तक, इस तरीके के बहुत सारे चीज़ें हम बोलते हैं दिन भर में। तो चलिए हम एग्जाम्पल, डायरेक्ट एग्जाम्पल पर चलते हैं। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल देखिए, और क्या, जैसे बहुत सारे काम होते होते कहते और क्या करें, बहुत हो गया, और क्या, व्हाट एल्स, अब क्या, मतलब और क्या, और क्या, और कितना, बहुत सारा काम आप कर रहे थे तो आप बोले और क्या, तो क्या कहेंगे, व्हाट एल्स, है ना, और क्या। जैसे आप कुछ कर रहे हैं, कोई कहता है और कर, तो भाई अब क्या करें, अब कितना करें, तो क्या कहोगे, व्हाट एल्स। फिर आप क्या कहेंगे, सेकंड नंबर देखिए, और कौन, हु एल्स, भाई तुम ये कर दो, अरे भाई मैं नहीं करूँगा, तो फिर कौन करेगा, और कौन करेगा, और कौन, तो और कौन, वह, तो क्या कहेंगे, हु एल्स, हु एल्स, यानी हु एल्स, और कौन। फिर कोई कहेगा भाई ऐसे करो, तो भाई कैसे करें, और कैसे करें, ये तो मैं ठीक तो कर रहा हूँ, कोई आप मान लीजिए काम कर रहे हैं और कोई कह रहा है कि ऐसे क्यों कर रहे हो, ऐसे करो, तो आप क्या कहेंगे कि और कैसे करें, भाई इतना तो अच्छा हम कर रहे हैं, और कैसे करें, यानी हाउ एल्स, हाउ एल्स, और कैसे करें, हाउ का मतलब कैसे, तो हाउ एल्स, और कैसे करें। फिर देखिए 4 नंबर, और कहाँ। अब लोग कहते हैं कि वहाँ जाओ यहाँ जाओ, भाई और कहाँ जाएं, बहुत जगह गए हैं, और कहाँ, अब बताइए और कहाँ, और कहाँ, यानी वेयर एल्स, वेयर का मतलब कहाँ, एल्स का मतलब कि और के सेंस में होता है कि और अधिक कहाँ, वेयर एल्स, मतलब अब नहीं, ये नेगेटिव वर्ड है, एल्स एक्चुअल में नेगेटिव वर्ड है ना। आप यहाँ करते करते, ये काम करते करते थक चुके हैं, उब चुके हैं, और कोई उसमें आपको चिढ़ा रहा है कि और करो, ऐसे करो, वैसे करो, तो आप ये उब जाते हैं ना, जब तब हम बोलते हैं कि और क्या, और कौन, है ना, और कैसे, और कहाँ, मतलब मैं बहुत जहाँ कहाँ कहाँ जा चुका हूँ, और आप बोल रहे हैं यहाँ जाओ वहाँ जाओ, तो और कहाँ जाऊँ, वेयर एल्स। वैसे ही और कहीं नहीं, अब बहुत हो गया, आप कहीं नहीं, तो देखिए यहाँ ये नो वेयर लिखा हुआ है, नो अलग है और वेयर अलग है, मतलब नो वेयर एक साथ अब यहाँ जुड़ गया है, नो वेयर एल्स, नो वेयर एल्स, यानी और कहीं नहीं, क्यों, नहीं के लिए यहाँ नो लगा दिया गया है, तो नो वेयर एल्स, नो वेयर एल्स, और कहीं नहीं, अब बहुत हो गया, नो वेयर एल्स, अब कहीं नहीं, नो वेयर एल्स आई गो, मैं अब कहीं नहीं जाने वाला हूँ, है ना, और कहीं नहीं जाने वाला हूँ, तो वही चीज़ हो गया, नो वेयर एल्स, और कहीं नहीं। अब 6 नंबर देखिए आपके सामने है, और क्यों। बहुत सारे लोग कहते हैं कि ऐसे क्यों करते हो, क्या करते हो, तो भाई और क्यों, वाई एल्स, और क्यों मैं करूं, मैं बहुत कर चुका हूं, तो वाई एल्स, अब क्यों, और क्यों, तो और क्यों, और कैसे, और कहाँ, और कब। अब मान लीजिए आपको कहना हो और कब, तो क्या कहेंगे, तो कब का क्या होता है, व्हेन होता है, तो व्हेन के लिए क्या कहेंगे, व्हेन एल्स, क्या कहेंगे, व्हेन एल्स, आप कहेंगे ना व्हेन एल्स, तो व्हेन एल्स, और कब, तो और कब के लिए व्हेन एल्स कहेंगे। तो इस तरीक़ा से आप इन सब का इस्तेमाल करेंगे, और वाला जो फंक्शन है, और क्या, और कैसे, और कितना, इस सब का इस्तेमाल करेंगे, और अपने स्पोकन को निश्चित रूप से अब जानदार और शानदार बना लेंगे। और चलिए हम एक और स्ट्रक्चर पर डिस्कस आज ही कर देते हैं, और फिर हम कल भी आपको इस सीरीज में बहुत सारे स्ट्रक्चर्स लाएंगे जो रोचक होगा और आपके इंग्लिश को सुधारेगा, और बोलचाल में आपको बहुत ही मदद करेगा, हेल्प करेगा आपको, और यूज़फुल भी होगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं, इसको भी देख लेते हैं। अब ये स्ट्रक्चर्स नया है, और ये स्ट्रक्चर बहुत ही अच्छा है, जो कि आपको बोलने में मदद करेगा, स्पोकन करने में हेल्प करेगा। तो चलिए हाउ, इस स्ट्रक्चर को पहले देख लेते हैं। हाउ प्लस एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है, एडजेक्टिव क्या होता है, तो एडजेक्टिव होता है कि हम किसी नाउन या प्रोनाउन को जो क्वालिफाई करता है वही एडजेक्टिव होता है। जैसे आप याद भी किए हुए हैं, ब्यूटीफुल, ओल्ड, डीप, रेड, ये सब क्या होते हैं, एडजेक्टिव होते हैं, जो नाउन और या तो नाउन या प्रोनाउन के बारे में बताते हैं, उसी को एडजेक्टिव कहते हैं। और उसके पहले क्या लगाना है, आपको हाउ लगाना है। किसी भी एडजेक्टिव के पहले जब हम हाउ लगाएंगे तो एक अपने आप में ये फॉर्मेट बनेगा, और वो फॉर्मेट क्या होगा, तो देखिए कितना किसके लिए लगेगा, कितना, कितनी, इतना,
इतनी, ध्यान से समझिएगा, कितना कितनी इतना इतनी, कितना कितनी इतना इतनी, इस सब के लिए एक ही वर्ड इस्तेमाल होगा, हाउ। क्या होगा? हाउ इस्तेमाल होगा, और एडजेक्टिव की जगह पर एडजेक्टिव रहेगा। समझ में आ गया? अब चलिए एग्जाम्पल के थ्रू आप समझिए। फर्स्ट एग्जाम्पल, कितना पुराना, आप कहते हैं ना कि कितना पुराना है ये, बहुत पुराना है, हाउ ओल्ड। क्या कहते हैं? हाउ ओल्ड, कितना पुराना। फिर कहते हैं हाउ, मतलब कितना दूर, कितना दूर और कितना दूर, हाउ, अब या कितना दूर है ये, तो हाउ फार, हाउ फार, कितना दूर। फिर कहते हैं इतना गहरा, जैसे कोई गड्ढा खोद दिया या कोई चीज़ हो गया तो आपको, या कोई चीज़ रहता तो आप कहते हैं इतना गहरा, यानी इतना गहरा है, आश्चर्य होकर बोलते हैं इतना गहरा, यानी हाउ डीप, हाउ डीप इट इज़, मतलब वही है, कितना गहरा है ये। तो कितना गहरा या इतना गहरा, इतना कितना, मैंने पहले भी बता चुका हूँ यहाँ, कितना कितनी इतना इतने, सबके लिए हाउ का इस्तेमाल होगा। फिर कितनी सुंदर, कितना सुंदर, इतना सुंदर, इतनी सुंदर, इस सब के लिए क्या होगा? हाउ ब्यूटीफुल, हाउ ब्यूटीफुल। तो आप देख रहे हैं कि ये कितना शानदार फॉर्म। आपको इतना के लिए आप अलग इंग्लिश ढूंढेंगे, इतनी के लिए अलग ढूंढेंगे, कितना के लिए अलग ढूंढेंगे, कितनी के लिए अलग ढूंढेंगे, लेकिन आपको नहीं पता होने के कारण आप इतना परेशान रहते हैं कि इतना आ जाता है तो गड़बड़ हो जाते हैं, कितना आ जाता है तब आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि कितना के लिए क्या अंग्रेजी होगा। लेकिन अब आप यहाँ समझ गए हैं कि इतना, इतनी, कितना, कितनी, सब के लिए हाउ का इस्तेमाल होगा, और एडजेक्टिव सीधे लगा देंगे और हमारा काम हो गया। तो आप अब इसके बाद अपना धड़ल्ले बोलिए, स्पेलिंग इस इंग्लिश आप बोलिए एकदम बिल्कुल बिना सोचे, एकदम धड़ाधड़ इंग्लिश बोलिए, तो आप एकदम फ्लुएंटली बोल सकते हैं इंग्लिश। यू कैन स्पीक वेरी फ्लुएंटली यूजिंग दिस स्ट्रक्चर्स, यूजफुल स्ट्रक्चर्स एक्चुअली। अब देखिए 5 नंबर देखिए, इतनी बड़ी, इतनी बड़ी कोई चीज़ होता है ना, कहते हैं इतनी बड़ी तो हाउ बिग, या फिर इतना बड़ा हाउ बिग, है ना, हाउ बिग, हाउ लेजेंड। तो इस तरीक़े से बहुत बड़ा चीज़ होता है तो हाउ बिग। फिर इतना ऊंचा, यानी कितना ऊंचा, कितना ऊंचा, कितनी ऊंचा, इतना ऊंचा, तो कोई भी हो, इतना ऊंचा, कितना ऊंचा, हाउ हाई, हाउ हाई, हाउ हाई, हाउ ओल्ड। अब आप देख लिए कि हाउ कैसे काम कर रहा है, तो हाउ के तुरंत बाद हम एडजेक्टिव लगा देते हैं, तो कितना, कितनी, इतना, इतनी का सेंस देगा। और आपके सामने है हाउ ओल्ड, हाउ फार, हाउ डीप, मतलब कितना गहरा, इतना गहरा, हाउ ब्यूटीफुल, कितनी गहरा, कितनी सुंदर, कितना अच्छा। तो ये इस तरीका के सेंस में इस्तेमाल करेंगे। और आप देख रहे हैं कि ये कितना मस्त स्ट्रक्चर है आपके लिए। ये चारों के चारों आज के स्ट्रक्चर्स आपके स्पोकन में बहुत हेल्प करेगा, और अगर आप इसका सही इस्तेमाल करते हैं तो निश्चित रूप से आप कुछ ना कुछ अच्छा करेंगे, और स्पोकन आपका जल्द से जल्द सुधर जाएगा। और मैं वादा करता हूं कि आपको मैं इंग्लिश बुलवा कर छोड़ूंगा। आप बस इंग्लिश का जो मेरा फॉर्मेट दिया हुआ है इसका प्रैक्टिस करिए, और प्रतिदिन इस वीडियो को देखिए। अगर एक बार में नहीं समझ में आता है तो 2 बार 3 बार वीडियो को देखिए, और निश्चित रूप से मैं दावा करता हूं कि आपको समझ में ज़रूर आएगा। और चलिए हम फिर कल ये सीरीज लेकर एक और इसी सीरीज का हम आगे बढ़ाएंगे। स्ट्रक्चर नंबर याद रखिए 7 तक हुआ है, कल स्ट्रक्चर 8 से शुरू होगा, और ऐसे ही बेहतर और एक से एक जोरदार इंग्लिश का स्ट्रक्चर आएगा जो आपके स्पोकन इंग्लिश को भी फिट करेगा, और साथ ही साथ आपके ग्रामर स्किल को भी बेहतर करेगा, और लैंग्वेज स्किल को भी बेहतर करेगा। और इसी के साथ मैं आपको एक होमवर्क दे देता हूँ, सेंटेंस दे देता हूँ, आप ज़रूर बनाइएगा और कमेंट में इसको बना कर देखिएगा। इतनी, 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 इतनी लाल, इतनी लाल, इतनी लाल, इतनी लाल का जो है आप ज़रूर, इतनी लाल का, इतनी लाल सेंटेंस का आप ज़रूर इंग्लिश बनाकर कमेंट में करिएगा। और इसी के साथ अब हम विदा लेंगे आपसे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, और हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।